बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in second lecture of chapter 4 solids, चैप्टर 4 का सॉलिड और सॉलिड्स का सेकंड लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पेज 96 पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो 3 डायमेंशनली यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक हो गया ना जी, और जी एक्सिस के साथ एक डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं। देखें, ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, इतना डिस्टेंस यहाँ पे, अगर इतना ही डिस्टेंस मैं ऊपर ले लूँ, फिर इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ले लूँ, फिर जितना ही डिस्टेंस यहाँ पे, ये फिर एक एक्स एक्सिस चल पड़ा ना जी, फिर ये एक एक्स एक्सिस चल पड़ा है, तो ये एक और एक्स एक्सिस है। इस तरह से ये, फिर ये इधर मैं ले लूँ, फिर ये इस तरह से। तो अब अगर हम मैं इनको एक और वाई एक्सिस बना लूँ, एक और वाई एक्सिस बना लूँ, तो एक और वाई एक्सिस बना लूँ, तो आप देखें कि एक खास किस्म के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाते हैं। अगर जो है ये क्रिस्टलाइन, अगर ये एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, सॉलिड जो है वो एक तरतीब में मौजूद ना हो, अगर ये तरतीब में मौजूद ना हो, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जैसे ये क्यूब बना है, या कोई क्यूबॉइड बनता, या कोई जो है वो जैसे आर्थोरोम्बिक है, या टेट्रागोनल है, या मोनोक्लिनिक है, इस तरह के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नहीं बनते अगर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल जो है वो तरतीब में मौजूद ना हो। तो देयर आर डेफिनेट एंड डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप्स in the all crystalline solids have definite distinctive geometrical shapes due to definite and orderly arrangements of constituent particles। बेटे इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएं या हाईलाइट करते जाएं, ठीक है ना जी। तो इंटरफेशियल एंगल्स, देखिए इंटरफेशियल एंगल्स को समझने के लिए आप अपने जरा जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के ऊपर गौर करें। उस कमरे के कितने कॉर्नर्स हैं? शाबाश, आपका जवाब है 4, नहीं उसके 8 कॉर्नर्स हैं। कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं उसके। वो किस तरह से, अगर आप अपनी छत पे देखें तो आपको 8 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स ऊपर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से फर्श में भी 4 कॉर्नर्स हैं। तो इनको हम असल में कॉर्नर्स को वर्टिसेस के नाम से पुकारते होते हैं। तो वो लाइंस जो कि वर्टिसेस को मिलाती हैं, यानी कॉर्नर्स को मिलाती हैं, उन लाइंस को हम कहते होते हैं एजेस। क्या कहते हैं? एजेस या साइड्स। तो अब अगर आप साइड्स देखें, साइड्स के दरमियान में जो आपको प्लेन एरिया नजर आ रहा है, ये है सरफेस। ये क्या है? सरफेस या फेस, ठीक है। तो कितने फेसेस मौजूद हैं आप जिस कमरे में बैठे हैं? 4। देखें, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, कितने हो गए? 4। लेकिन ऊपर वाला भी और एक नीचे वाला भी है, 6 फेसेस मौजूद हैं। और ये फेसेस एक दूसरे के साथ एक खास एंगल पर, अगर क्यूब होगा तो इस तरह से उनके दरमियान में नजर आ रहा है। ये मैंने इस तरह से नहीं किया हुआ, ये ऐसे किया हुआ है, ये हाथ आपकी तरफ है और ये इस तरह से। तो ये इस तरह से जो है वो जरा देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इस तरह से 90 का इंटरफेशियल एंगल्स। तो जहां पे फेसेस आपस में मिलते हैं उस जगह पे इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। वो भी क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। इंटरफेशियल एंगल्स रिमेन कांस्टेंट या सेम, ये जो है ऑलवेज सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन। आपको कोई बहुत बड़ा डेला मिल गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, या छोटा सा जर्रा मिल गया है, ठीक है ना जी, उसमें एक जैसे रहने। इवन द फेसर एंगल्स रिमेन्स कैरेक्टरिस्टिक इवन व्हेन दे रिमेन इन when the material is ground to fine powder जो है। बड़े मेल्टिंग पॉइंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ये अपने कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट पर जो है वो क्लियर लिक्विड में तब्दील होते हैं, टर्बड लिक्विड कोई नहीं बनाते हैं। अच्छा जी, तो अब बारी आ गई है किसकी जी? क्लीवेज प्लेन्स। बेटा जी, ये क्लीवेज प्लेन्स जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन 12 सॉलिड्स की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 12 का 7 पार्ट। क्लीवेज इज इटसेल्फ एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर इज एन, इस तरह से आना है। चलो मैं जरा इसको एन को बड़ा करके फिर आई छोटा कर देता हूं। ये एक लफ्ज है, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। एन आइसोट्रोपिक क्या होती है वो आगे हम डिस्कस करते हैं।
तो वो साथ ही हो जाएगा। तो वेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन, जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तोड़ते हैं ना जी, तो उनके तोड़ने से जो है वो टूटती हैं छोटे छोटे। एक बड़े डेले का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो बड़ा डेला पीस होता है उसको जब आप तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन अगर आप देखें तो उनकी सरफेस पे ना आपको ऐसे कोई खुरदरी सी वेव्स बनी हुई नजर नहीं आएंगी, बल्कि प्लेन्स बनी नजर आएंगी। ठीक हो गया ना जी। तो वो ऐसा करती हैं, वो ब्रेक करती हैं, बट डू सो अलोंग डेफिनेट प्लेन्स। तो नमक का कभी तोड़ के देखें तो उसमें आपको जो सरफेस है वो इस तरह से नजर नहीं आएगी जी, वो इस तरह से नजर नहीं आएगी, बल्कि उसके इसमें आपको इस तरह की प्लेन्स सी की में जो है वो टूटते हुए, बेशक वो रैंडम होंगी लेकिन प्लेन्स अंदर जरूर मौजूद होंगी। तो वो मुलायम सरफेस जो है वो इस तरह की ना प्लेन्स स्मूथ जरा नजर आएंगी। तो दे डू सो डेफिनेट प्लेन्स, दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स। इन प्लेन्स को क्या कहते हैं, जिस प्लेन्स में जिस डायरेक्शन में वो कटते हैं उन डायरेक्शंस को, उन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन्स का नाम देते हैं। एंड दे आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट पार्टिकुलर एंगल फॉर अ गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। बड़ा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका जवाब भी यही पूरे का पूरा पॉइंट है। ठीक हो गया ना जी। यानी हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपने एक क्लीवेज प्लेन्स होती हैं, जैसी डायरेक्शन बदलती है तो वो क्लीवेज प्लेन भी बदल जाती है। ठीक हो गया ना जी। एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी को पढ़ने से पहले आइसोट्रॉपी पढ़ ले। आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपी का मतलब शो करना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि तमाम प्रॉपर्टी, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक जैसा शो करें तमाम डायरेक्शंस में, इन डायरेक्शन बदले तभी वो प्रॉपर्टी एक जैसी ही शो हो मैग्नीट्यूड में, मकदार में। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं और फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपी। तो बड़े आपकी किताब में ये डेफिनेशन नहीं है, ये आपने नोट करनी है। ठीक है ना, मैं पढ़ रहा हूं। द फिनोमिनन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज की शो होने की मकदार कांस्टेंट रहती है इन ऑल डायरेक्शन, तमाम सिमतों में, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। एग्जांपल एक आपको दिया है, डायमंड इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता, चाहे आप जिस मर्जी डायरेक्शन में से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजार लें, पैरेलल टू द लेयर्स, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स वगैरह वगैरह, जिस मर्जी डायरेक्शन में से वो करंट को नहीं गुजराता। ठीक हो गया ना जी। तो एक जैसे शो किया ना जी, यानी करंट गुजारना ही नहीं, ये शो हो गया जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में। ठीक हो गया। लेकिन ग्रेफाइट जरा ध्यान करें, ग्रेफाइट जो है उसके अंदर क्या होता है, ये कार्बन के एटम्स है। मैं आपको ना 1 2 3 4 5 6, अच्छा जी, फिर क्या हो गया ये, अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए ठीक है, लो जी। तो ये 4 बन गए हैं, 4 नहीं बनाने हमने, ये ऐसे है। लो जी, अब अगर देखें इसमें से हर कार्बन के ऊपर अगर आप गौर करेंगे ना, ये तो हर कार्बन ने जो है वो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, और एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इनका चौथा बॉन्ड किधर है, कार्बन तो टेट्रावैलेंट है। तो बेटा ये एक लेयर ऑफ कार्बन एटम है, दूसरी लेयर ऑफ कार्बन एटम, अब हमें बिल्कुल उसके मुताबिक बनानी है। ठीक है ना जी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कार्बन के नीचे कार्बन रहे। ठीक हो गया ना। तो बहरहाल थोड़ा थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता रहता है, वो आप भी समझते हैं। ये 2 और यहाँ पे आना है ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही है ना। तो ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, और फिर ये और ये। तो अब देख लें कि बिल्कुल ऊपर वाले ही तरीके पे हमने एक और लेयर जो है वो बना दी है। ये ए लेयर है और ये क्या है, बी लेयर है। ये ए लेयर का फर्स्ट एटम है ना, तो ये बी लेयर का फर्स्ट एटम है, ये इनके दरमियान में चौथा बॉन्ड है। ये सेकंड एटम है, तो ये भी बी लेयर का सेकंड एटम है, ये इनके दरमियान में फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना जी। ये तीसरा एटम है, तो ये भी बी लेयर का तीसरा एटम है, इनके दरमियान में ये कोवलेंट बॉन्ड। अब ये 2 लेयर्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहे हैं। ये चौथा एटम है, तो ये चौथा एटम है, इनके दरमियान में ये 5वां है, तो ये 5वां। ये
दो लेयर्स के दरमियान में चौथा बॉन्ड बन रहा है और इन लेयर्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर हैं, तो इसलिए ये जो फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये लूज हैं। क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये लेयर्स के दरमियान में पाए जा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो लेयर्स के दरमियान में से गुजारेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर जाएगा पैरेलल टू द लेयर्स, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर जाएगा पैरेलल टू द लेयर्स, क्योंकि लेयर्स के इन बिटवीन जो है वो कौन मौजूद है? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जो है वो परपेंडिकुलर टू द लेयर्स इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं गुजरेगा, क्योंकि लेयर को क्रॉस करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने, करंट को गुजरने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो परपेंडिकुलर टू द लेयर मौजूद नहीं है, वो पैरेलल टू द लेयर्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट पास, वो नहीं गुजरेगा। तो इस तरह से क्या हुआ? एक डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक करंट ग्रेफाइट के गुजर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर रहा है, तो फिर इस प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेफाइट को क्या कहेंगे? एनआइसोट्रॉपी, एक जैसा बिहेवियर नहीं। ठीक हो गया ना जी? तो डेफिनेशन पढ़ें किताब में, बेटा जी कैसे लिखी है आपकी किताब में डेफिनेशन एनआइसोट्रॉपी की? सम ऑफ क्रिस्टल्स यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सम ऑफ क्रिस्टल से मुराद क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो शो वेरिएशंस, ठीक है जी, वेरिएशन से मुराद डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना जी, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेनन इज नोन एज रेफर टू एज एनिसोट्रॉपी। बेटे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रोशनी को बेंड करना, रोशनी कितने एंगल बेंड होती है? एक डायरेक्शन में से आप इस डायरेक्शन में से लाइट गुजार रहे हैं तो वो 90 डिग्री पे बेंड कर जाती है, इस डायरेक्शन में से लाइट गुजार रहे हैं तो वो सीधी चले जाती है। तो बेंड करने की जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह से बेटा जी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक्स एक्सिस में जो है वो गर्म हीट आप कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में जो है वो क्रिस्टल सॉल्ट जो वो ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, वाई एक्सिस में कम एक्सपेंड कर रहा है, इस तरह से ये फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से बेटा इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज आर सम एनिसोट्रॉपिक इन नेचर फॉर सम क्रिस्टल्स। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटर उठा लें और नोट करें क्या जी रीजंस फॉर एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर। पहले हेडिंग बनाएं, ठीक है ना जी, इन लाइन के ऊपर दी वेरिएशन इन दीज प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले हेडिंग बनाएं, क्या क्या रीजंस फॉर एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर, द वेरिएशन इन दीज प्रॉपर्टीज। एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस क्यों आती हैं, मैग्नीट्यूड का फर्क क्यों डलता है, उसका डिफरेंस क्यों, वजह क्या है? The direction is due to the fact that the orderly arrangement of particles crystal solid is different in different directions। यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, चले क्यूब में तो एक जैसा होता है, जैसे मैंने अभी क्यूब बनाया उसमें तो एक जैसा अरेंजमेंट है, लेकिन सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स या सारे क्रिस्टलाइन शेप्स क्यूबिक तो नहीं है ना जी, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना जी, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इज सॉलिड इन केस सॉलिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल बेटा जी अब अगला हेडिंग आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। ये भी आपके एक्सरसाइज, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हेडिंग बना लें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी यहाँ से शुरू हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन अनदर। तो ये सवाल बन गया, जवाब क्या शुरू हो गया? इसका जवाब शुरू हो गया एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट आर मोबाइल फॉर electrical conduction parallel to the layers only, therefore its conductivity in this direction is far better। यानी parallel to the layers ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी है than perpendicular to the other directions। ठीक हो गया यहाँ तक बेटा आपका सवाल। और फिर आखिर में लिखा हुआ है क्या जी? cleavage is itself an isotropic behavior, क्लीवेज इज एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। इसका जवाब वो पूरे की पूरी थर्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्लीवेज जो है वो क्लीवेज प्लेन्स भी एक खास डायरेक्शन में बदलती है, डायरेक्शन बदलती है टूटने की, तो एंगल्स ऑफ क्लीवेज प्लेन्स जो है वो भी बदल जाते हैं। अगली बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 सिमेट्री। हेडिंग क्या आ गया जी? सिमेट्री। डेफिनेशन पहले देखिए, सिमेट्री का मतलब होता है यकसापन, सिमेट्री का मतलब है यकसापन, एसिमेट्रिक गैर यकसापन। तो ये रेपिटेशन, दोहराना, रिपीट करना। देखें जी मैं रोज आपको जो है वो
हर लेक्चर शुरू होने से पहले क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि, ऐसे सुनते हैं ना आप। तो ये मेरी एक इब्तिदा करने की सिमेट्री बन गई है, ठीक हो गया ना। आपको पता है कि सर ने जो पहले 4 सेकंड जो वो ये बात करनी ही है। तो बेटा ये रेपिटेशन तो दोहराना, ठीक हो गया ना जी। तो रेपिटेशन ऑफ फेसेस, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक जैसे फेसेस, मैग्नीट्यूड में, एंगल्स मैग्नीट्यूड में, एजेस जिन्हें साइड्स यानी उनकी लेंथ जो है, यानी उनकी लेंथ जो है व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड, वो अपने आप को उसी क्वांटिटी में दोहराते रहे व्हेन क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री। उस जब क्रिस्टल को 360 डिग्री जब वो रोटेट किया जाए अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स के कई हैं। देखिए आप किसी क्रिस्टलाइन शेप यानी ज्योमेट्रिकल पैटर्न के फेस में बैठ के 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक हो गया ना जी। या क्या कर रहे हैं जी, आप उसके जो है वो सेंटर में, उस शेप के सेंटर में बैठ के 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक हो गया ना जी। या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, तो इस तरह से भी आ जाता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इस तरह से। तो एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो एक्सेट्रा। बट ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल, इस हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है वो इसके ऊपर लिख लें सीड ऑफ क्रिस्टल। किसके? हैबिट ऑफ क्रिस्टल के ऊपर क्या लिख लें? सीड ऑफ क्रिस्टल्स। सीड क्या होता है? बीज होता है, ठीक है ना जी। हम गंदम का बीज जमीन में बोएंगे तो कौन सा पौधा निकलेगा? गंदम का, मकई का डालेंगे तो कौन सा निकलेगा? मकई का। इस तरह से बेटा जी हर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक हैबिट है कि वो जब भी ग्रो करता है, जब भी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी क्रिस्टल्स बनाता है तो एक खास शक्ल की बनाता है, इसलिए उसको फिर क्या कह दिया जाता है? इसको हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। द शेप ऑफ क्रिस्टल डेफिनेशन इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। कब ग्रो करता है? जब आप उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं या उसके मोल्टन स्टेट को फ्रीज करते हैं, तो उस वक्त उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से जो क्रिस्टल्स बनती हैं या मोल्टन स्टेट को फ्रीज करने से जो क्रिस्टल्स बनती हैं वो उसकी हैबिट के मुताबिक बनेगी। क्रिस्टल्स मसलन क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड, कैसे प्रिपरेशन की जाती है? क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन और बाय स्लो कूलिंग ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस यानी मोल्टन स्टेट्स को। तो बेटा जी these are found by growing in various directions if the conditions for growing a crystals are maintained। अगर हम क्रिस्टल्स को मेंटेन भी कर लेंगे ना जी, तो तब भी क्या होगा? कंडीशंस को मेंटेन रखें तो फिर जो वो हैबिट चेंज नहीं होगी। इफ द कंडीशंस आर ग्रोइंग क्रिस्टल्स आर मेंटेन, द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स ऑलवेज रिमेन द सेम, वो सेम रहनी है। तो इफ द कंडीशंस आर चेंज द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स मे चेंज। फॉर एग्जांपल ए क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड बिकम्स नीडल लाइक व्हेन 10% यूरिया इज प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन एज एन इम्प्योरिटी। टेंपरेचर चेंज करने से भी हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो वो चेंज हो जाता है, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज करने से ही नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी जब आप डाल देंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो बेटा जी बाकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो अगले लेक्चर में होंगी। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन। शुक्रिया।